हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में की सीरीज़ में हम लोक प्रशासन की के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रशासन की परिभाषा, उसकी अवधारणा और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट और परिभाषाएं थी वो हमने देखी थी। साथ ही नवलोक प्रशासन की भी हमने परिभाषा देखी थी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। उसके बाद हमने अपना प्रॉपर लोक प्रशासन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे। इस टॉपिक के 10 सब टॉपिक्स हैं: संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पदानुक्रम, हायरार्की, निर्देशों में एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ये शुरू के 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज से हम ये निर्देशों में एकता, नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्राधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और 6th है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये 4 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इसके बाद हमारे ये 4 इस टॉपिक में रह जाएंगे: केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, और 10th हमारा रेखा और स्टाफ, यानी कि लाइन एंड स्टाफ। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम 2 या 3 लेक्चर्स में बाकी के टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 3 टॉपिक हमारे बचे रह जाएंगे, जिसको हम अगले 10-12 लेक्चर्स में जनवरी की 10 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट टॉपिक से, निर्देशों में एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। निर्देशों में एकता से आशय है कि एक कर्मचारी को सिर्फ अपने श्रेष्ठतर से ही निर्देश लेने चाहिए, यानी कि हर कर्मचारी के पास आदेश जो आने चाहिए वो उसके सीनियर के थ्रू ही आने चाहिए, या ना ही उसके पैरेलल किसी एम्प्लॉय से, ना ही उससे जूनियर किसी एम्प्लॉय से किसी तरह के डायरेक्शंस या निर्देश नहीं मिलने चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी भी कर्मचारी को एक से ज़्यादा श्रेष्ठतरों से निर्देश नहीं मिलने चाहिए, यानी कि किसी भी कर्मचारी के कई बॉस नहीं होने चाहिए। हर कर्मचारी के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। इस तरह इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का या के लिए केवल एक बॉस या एकल निर्देश, सिंगल बॉस और सिंगल डायरेक्शन। परिभाषा हेनरी फेयोल के अनुसार, चाहे कोई भी कार्यवाही हो, एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही श्रेष्ठ स्तर से आदेश मिलने चाहिए। फिफ्नर व प्रेस्थस के अनुसार, निर्देशों में एकता की अवधारणा यह मांग करती है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक ही नेता के प्रति जवाबदेह होता हो, यानी कि हर मेंबर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर किसी एक के प्रति ही अकाउंटेबल हो, एक के प्रति ही जवाबदेह हो। डिमाक के अनुसार, निर्देशों की एक श्रृंखला की उत्पत्ति निर्देश की एकता होती है, जिसका सिद्धांत ये है कि प्रत्येक कर्मचारी मात्र का एक वरिष्ठ होना चाहिए, यानी कि हर एम्प्लॉय का एक ही सीनियर बॉस होना चाहिए। निर्देशों में एकता के पक्ष में तर्क, अब इनके पक्ष में हम तर्क देख लेते हैं। संगठनों में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए निर्देशों में एकता की अवधारणा को लागू करना अनिवार्य है। सेकंड है निर्देशों में एकता निर्देशों में द्वैधता या बहुलता की स्थिति को दूर करके संगठन में निर्देशों की एक रूपता बनाए रखता है, यानी कि ये अलग अलग डायरेक्शंस को ना करके ये एक यूनिफॉर्मिटी लाता है किसी भी संगठन में। निर्देशों में एकता के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हेनरी फेयोल हैं। इनके अनुसार अगर निर्देशों में एकता का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकार कमजोर होगा, अथॉरिटी यानी कि वीक पड़ेगी, कोई भी अथॉरिटी। अनुशासन संकट में आएगा, डिसिप्लिन पर संकट आएगा तथा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और स्थिरता का खतरा पैदा हो जाएगा। फेयोल के अनुसार दोहरे निर्देश के द्वारा निम्न कारक सामने आते हैं: प्राधिकार को 2 सदस्यों के बीच बांटना, विभाग के बीच अपूर्ण सीमा निर्धारण, अलग अलग विभागों के बीच कार्यों को लगातार जोड़ा जाना। निर्देशों में एकता के विरोध में तर्क, सैकलर हेडसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बॉस पुरानी अवधारणा है। निर्देशों की सीधी रेखा से परे भी कई अंतर संबंध मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यवस्थित और प्रभावी प्रदर्शन के लिए कई व्यक्तियों के एक साथ काम करने और उन्हें रिपोर्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि एक प्रशासक के कई बॉस हो सकते हैं और वह किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से उसे नीति निर्देश मिल सकते हैं, दूसरे से उसे कर्मचारी निर्देश, तीसरे से बजट निर्देश तथा चौथे से आपूर्तियों के निर्देश मिल सकते हैं। यानी कि सैकलर हेडसन का कहना यह है कि हर व्यक्ति का केवल एक बॉस, ये गलत अवधारणा है। बॉस सब एक व्यक्ति के लिए कई भी हो सकते हैं, या कोई उनको किसी भी कर्मचारी को किसी संगठन के अंदर किसी एक व्यक्ति से किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश मिल सकते हैं, किसी से फाइनेंशियल निर्देश मिल सकते हैं, और इसी तरह अलग अलग निर्देश अलग अलग बॉस के द्वारा मिल सकते हैं। जेडी मिलेट के अनुसार किसी भी निर्देश एकता के स्थान पर द्वैध हो सकते हैं, जैसे कि तकनीकी और प्रशासनिक।
इन दो प्रकार के निर्देशों की देखरेख अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती है। तकनीकी काम का सरोकार काम को करने में पेशेवर योग्यता से हो सकता है, जबकि प्रशासनिक कार्य की दिलचस्पी काम के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और भौतिक संसाधनों के कुशल उपयोग में ही हो सकती है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्देशों में एकता का सिद्धांत और विशिष्टीकरण का सिद्धांत परस्पर विरोधी होता है। हर्बर्ट के अनुसार संगठन में प्राधिकार के सबसे अहम प्रयोगों में से एक निर्णय लेने के काम में विशिष्टीकरण लाना है, ताकि हर निर्णय संगठन में वहीं पर लिया जाए जहां पर वो सर्वाधिक विशिष्टता के साथ लिया जा सकता है। अब WF टेलर के अनुसार निर्देशों में एकता की अवधारणा निम्न दो कारकों से भी प्रभावित होती है, जो आधुनिक संगठनों के बढ़ते आकार और जटिलता का परिणाम है। बहुल नेतृत्व वाले निकायों जैसे बोर्ड और आयोग को ब्यूरो के नेतृत्व वाले के विपरीत अपनाया जाना, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाले के विपरीत अपनाया जाना, स्टाफ और सहयोगी एजेंसियों की बढ़ती संख्या और प्रभाव जिसमें विशेषज्ञ होते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के दायरे का सैद्धांतिक अर्थ है अधीनस्थों या संस्था, ये कर्मचारी होगा, कर्मचारी, अधीनस्थों या कर्मचारियों, संस्था जिसे कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित, नियंत्रित और निरीक्षित कर सकता है, इसे नियंत्रण के दायरे के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग व दिमाग के अनुसार नियंत्रण का दायरा किसी उद्यम के प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य सहायक अधिकारियों के बीच होने वाले सीधे आदतन संचार संपर्कों की संस्था और सीमा है। पदानुक्रम एवं नियंत्रण के दायरे के बीच एक निकट संबंध है, पदानुक्रम हायरार्की, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, और नियंत्रण के दायरे के बीच एक निकट संबंध है। एक पदानुक्रमिक संगठन में स्तरों की संख्या एक उच्चतर अधिकारी के नियंत्रण दायरे पर निर्भर करती है। संकुचित या लघुत्तम नियंत्रण दायरा संगठन में स्तरों की संख्या बढ़ाता है और एक लंबी संरचना का निर्माण करता है, जबकि नियंत्रण कर व्यापक या बृहत्तर दायरा स्तरों की संख्या को कम करता है और एक सपाट संरचना को जन्म देता है। नियंत्रण के दायरे के निर्धारित कारक के कौन कौन से कारक स्पैन ऑफ कंट्रोल को तय करते हैं। नियंत्रण का दायरा निम्न कारकों पर निर्भर होता है। कार्य, पहला है कार्य, इसका आशय पर्यवेक्षित होने वाले कार्य के प्रकार या प्रकृति से है। जब पर्यवेक्षित होने वाला कार्य सरल, दैनिक, यांत्रिक और सजातीय चरित्र का होता है तो नियंत्रण का दायरा ज्यादा होता है। समय, इसका तात्पर्य संबद्ध संगठन की आयु से है कि कितना समय उस संगठन को बने हुए हो गया है। नए संगठनों की तुलना में पुराने संगठनों में नियंत्रण का दायरा अधिक होता है। इसका कारण ये होता है कि पुराने संगठन में चीज़ें स्थिरता प्राप्त कर लेती हैं। स्थान, इसका आशय पर्यवेक्षित होने वाले कार्य के स्थान से। नियंत्रण का दायरा तब ज्यादा होता है जब पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित होने वाले अधीनस्थ एक ही छत के नीचे होते हैं, बजाय उस स्थिति के जब सभी अधीनस्थ अलग अलग कमरों में पर्यवेक्षक से कुछ दूर काम करते हैं। व्यक्तित्व, इसका आशय पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित की योग्यता से है। जब पर्यवेक्षक समझदार और ऊर्जावान होता है तो नियंत्रण का दायरा ज्यादा होता है, जबकि पर्यवेक्षक के मूर्ख, कमजोर और अयोग्य होने पर नियंत्रण का दायरा कम होता है। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त नियंत्रण का दायरा निम्न कारकों पर भी निर्भर करता है। प्राधिकार का प्रतिनिधित्व, संगठन की परंपराएं और परिवेश, पर्यवेक्षण की तकनीकें। फिफ्थ हमारा टॉपिक है प्राधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मूनी व रेली के अनुसार प्राधिकार एक ऐसी सर्वोच्च समन्वयक शक्ति है, एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, जो संगठनात्मक ढांचे को वैधता प्रदान करता है। प्राधिकार की चारित्रिक विशेषता वैधता प्रदान करना है, जबकि शक्ति की चारित्रिक विशेषता बल प्रयोग करना है। प्राधिकार किसी विभाग को संभालने वाले की वैध शक्ति है। लोक प्रशासन में प्राधिकार के 3 स्रोत होते हैं: कानून अर्थात संविधान, विधिक अधिनियम, अधिकृत विधान और न्यायिक निर्णय। दूसरा है परंपरा अर्थात सांगठनिक प्रथाएं, नियम और काम करने की आदतें। प्रत्यायोजन अर्थात उच्चतर से निम्नतर स्तरों पर तक प्राधिकार का अनुदान। प्राधिकार के सिद्धांत, इसके 2 सिद्धांत हैं। पहला क्लासिकीय चिंतकों द्वारा समर्थित प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत और दूसरा है व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित प्राधिकार के स्वीकृति सिद्धांत। प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत, इसकी निम्न परिभाषा है। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार जनता की इच्छित और बेशर्त आज्ञाकारिता है, जो इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ के लिए उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित है और उनका इसे मानने से इनकार करना अनुचित, यानी कि सबऑर्डिनेट अधीनस्थ को उस आदेश को मानने से इनकार करना अनुचित है, उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार प्राधिकार आदेश देने का अधिकार है
और आज्ञा का पूर्णतः पालन करवाने की शक्ति है। एक मिनट, अब प्राधिकार के प्रकार देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने प्राधिकार को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पारंपरिक प्राधिकार जो परंपराओं, प्रथाओं और नमूनों पर आधारित होता है। दूसरा है करिश्माई प्राधिकार जो शासकीय अपवाद स्वरूप बेहतरीन व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होता है। तीसरा है कानूनी तार्किक प्राधिकार जो कानून, नियम और कायदों पर आधारित होता है। अमिताई एतिजियो ने प्राधिकार को 3 वर्गों में बांटा है। ये एक स्कॉलर हैं राजनीति शास्त्र के। उन्होंने इसको 3 वर्गों में बांटा है। बल प्रयोग प्राधिकार जो नकारात्मक प्रतिफल, शारीरिक खतरे जैसी सजाओं के डर पर आधारित होता है। दूसरा है मानक प्राधिकार जो प्रतीकात्मक प्रतिफलों के वितरण और हस्त साधन पर आधारित होता है। उपयोगितावादी प्राधिकार जो उन भौतिक प्रतिफलों को देने पर आधारित होता है जो अधीनस्थों के लिए स्वीकार्य और वांछनीय होते हैं, इसलिए इसे इनाम प्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगितावादी प्राधिकार को इनाम प्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से आशय अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक व्यक्ति की बाध्यता से है। जी.आर. टेरी के अनुसार जिम्मेदारी एक व्यक्ति की उन नतीजों को हासिल करने की बाध्यता है जो उसके और उसके श्रेष्ठतर, उसके सीनियर की हिस्सेदारी के जरिए निर्धारित होते हैं। जिम्मेदारी 2 प्रकार की होती है, संचालन जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी अधीनस्थों को सौंपी जा सकती है लेकिन दूसरी नहीं, यानी कि अंतिम जिम्मेदारी सबऑर्डिनेट्स को नहीं दी जा सकती, ये हायर अथॉरिटी को ही दी जाती है। फेयोल के अनुसार प्राधिकार और जिम्मेदारी अंतर संबंधित और समानुपातिक है। फेयोल के अनुसार प्राधिकारों को जिम्मेदारी से अलग नहीं समझा जा सकता है। प्रशासनिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी 3 प्रकार की होती है, राजनीतिक, संस्थाबद्ध और पेशेवर। राजनीतिक जिम्मेदारी से आशय उस जिम्मेदारी से है जो कार्यकारिणी की विधायिका के प्रति होती है, जो स्वयं जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। संस्थाबद्ध जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी से आशय उस जिम्मेदारी से है जो प्रशासनिक एजेंसियों की जन कल्याण के प्रति होती है, यानी जनहित के प्रति प्रतिक्रियाशील होना। पेशेवर जिम्मेदारी, इससे पेशेवर जिम्मेदारी से आशय उस जिम्मेदारी से है जो लोक सेवा की पेशेवर मानकों और नैतिकताओं और व्यवहार संबंधी नियमों के प्रति होती है। इसे नैतिक जिम्मेदारी के नाम से भी जाना जाता है, यानी पेशेवर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को नैतिक इथिकल अकाउंटेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। समन्वय या तालमेल प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है। मूनी के अनुसार समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है। समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है और इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल हैं जो इसके अधीन हैं और जो इसके जरिए कार्य करते हैं, लेकिन समन्वय महज एक जरिया है, ना कि स्वयं लक्ष्य। न्यूमैन के अनुसार समन्वय कोई अलग गतिविधि नहीं है बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में व्याप्त होनी चाहिए। समन्वय का अर्थ, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही निहितार्थ होते हैं। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी संगठन के व्यक्तियों और इकाइयों के बीच सहयोग और टीम वर्क पैदा करना। नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी संगठन के व्यक्तियों या इकाइयों के बीच विवादों, अनिरंतरताओं, झगड़ों, परस्पर दोहराव और एक दूसरे को काटते उद्देश्यों पर काम करने को समाप्त करना है। समन्वय की परिभाषा, डब्ल्यू.एच. न्यूमैन के अनुसार समन्वय काम को पूरा करने की उचित मात्रा, समय और निर्देशन को देने के लिए किए गए प्रयासों का क्रमबद्ध रूप से समकालीन बनाना है, जिसका परिणाम कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण और एकरूप कार्यों में सामने लाना है। जी.आर. टेरी के अनुसार समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों के कार्यों और गतिमानता का समय से व्यवस्थापन है ताकि प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। एल.डी. वाइट के अनुसार समन्वय वह प्रक्रिया है जो अलग संगठकों की शक्तियों और प्रभाव की एक संश्लिष्ट रचना पर संकेंद्रित करती है, जो परस्पर स्वतंत्र तत्वों के साथ काम करने के योग्य बनाती है। जे.सी. चार्ल्सवर्थ के अनुसार समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तमाम अंगों को एक सुव्यवस्थित संपूर्णता में जोड़ता है। जे.डी. मूनी के अनुसार समन्वय एक समान लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में कार्यों की एकरूपता लाने के लिए सामूहिक प्रयास का क्रमबद्ध व्यवस्थापन है। सैकलर हडसन के अनुसार समन्वय काम के विविध अंगों में अंतर संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आगे देखते हैं समन्वय के प्रकार। कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक समन्वय का नाता एक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने से है। इसे कार्यात्मक समन्वय के रूप में भी जाना जाता है। बाह्य समन्वय का सरोकार विभिन्न सांगठनिक इकाइयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है। इसे संरचनात्मक समन्वय के रूप में भी जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर समन्वय का नाता एक खंड और दूसरे खंड
एक शाखा की दूसरी शाखा, एक प्रभाग और दूसरे प्रभाग या एक विभाग और दूसरे विभाग की गतिविधियों के बीच तालमेल करने से। और क्षैतिज समन्वय का सरोकार एक अफसर और उसके कर्मचारी एक शाखा और एक प्रभाग और एक विभाग के बीच तालमेल करने से है। प्रक्रियात्मक और मौलिक समन्वय, ये श्रेणीकरण हर्बर्ट एस साइमन ने प्रतिपादित किया है। ये पूछा जा सकता है कि प्रक्रियात्मक और मौलिक का श्रेणीकरण किस स्कॉलर द्वारा किया गया है, तो ये हर्बर्ट एस साइमन ने इस समन्वय का प्रक्रियात्मक और मौलिक समन्वय को डिवाइड किया है। प्रक्रियात्मक समन्वय की मिसाल स्वयं संगठन की संरचना से मिलती है, जो अपने सदस्यों के बीच औपचारिक संबंधों के तरीके को निर्धारित करती है। मौलिक समन्वय का सरोकार संगठन की गतिविधियों की अंतर्वस्तु से है। अब समन्वय का महत्व, निम्न कारणों से समन्वय किसी संगठन के सुचारू रूप से काम करते रहने के लिए भी अनिवार्य है। संगठन में कार्यों में टकराव और दोहराव से बचना। समन्वय संगठन के खर्च को भी कम करता है। कर्मचारियों के बीच अपने काम को बेहद महत्व देने और दूसरे काम को हल्का दिखाने की प्रवृत्ति को कम करता है। साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति से बचना, अर्थात अपनी गतिविधियों को ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए विस्तृत करने की प्रवृत्ति से बचने का भी कार्य समन्वय द्वारा किया जाता है। समन्वय की सीमाएं, लूथर गुलिक के अनुसार तालमेल प्राप्त करने के लिए, यानी समन्वय को तालमेल भी कहते हैं, प्राप्त करने में निम्न बाधाएं: व्यक्तियों और समूहों के भावी व्यवहार की अनिश्चितता, नेताओं के बीच ज्ञान, अनुभव, विवेक और चरित्र की कमी और उनके भ्रमित और परस्पर विरोधी विचार और उद्देश्य, प्रशासनिक कौशल और तकनीकों में कमी, शामिल परिवर्ती कारकों की भारी संख्या और विशेष रूप से मनुष्यों और जीवन के बारे में मानवीय ज्ञान की अपूर्णता, नए विचार और कार्यक्रमों को विकसित, विचारित, बेहतर बनाने और अपनाने के लिए उचित पद्धतियों की कमी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब अगले आने वाले लेक्चर में हम अपने बचे हुए सारे टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे बचे रह गए हैं। समन्वय तक हमने देख लिया है। अब हम आगे अगले लेक्चर में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन, पर्यवेक्षण सुपरविजन, रेखा और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ, इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 3 टॉपिक ब्रॉडली रह जाएंगे। तो उसको हम जल्दी से जल्द कवर कर लेंगे। तो तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।